Hello students, so today we are going to move ahead and we're going to talk about the nutrition part. Okay, in the previous lecture we did talk about the process of autotrophic nutrition in which we did talk about the process of photosynthesis. Plant में किस तरीके से खाना बनाया जाता है. Plants have the ability to make their own food. जिसे उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है. ठीक है, तो आज we will talk about the animals. Okay, so animals में जो mode of nutrition है that is going to be the heterotrophic mode of nutrition because animals cannot produce their own food. They are dependent on ऑटोट्रॉफ्स फॉर द फूड. ठीक है, तो आज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे. ठीक है, सो heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? So heterotrophic nutrition is जो heterotrophic organisms होते हैं, they depend on autotrophs for food. Organisms which depend on autotrophs for food, such kind of organisms are termed as heterotrophic organisms, or the mode of nutrition is known as the heterotrophic nutrition. ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, organisms which are not able to synthesize their own food. ठीक है, तो दो तरीके से आप डेफिनेशन डाल सकते हैं कि हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स या हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा. सो दैट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स ऑफ फूड, दैट इज हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. या फिर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स, आर टर्म्ड एज हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है, समझ में आ गया. सो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं, which depend on autotrophs or other source of energy for the food. ठीक है, so we have a category depending on the nutrition, depending on कि क्या food consume किया जा रहा है. So we have different categories of animals. जैसे कि we have herbivores जो plants consume करते हैं. We have carnivores जो दूसरे animals को consume करते हैं. We have omnivores जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव दी पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म. Okay, they stay inside the body or outside the body of the organism and depend on them for food. For example, अगर मैं लीच की बात करता हूँ, ओके, तो लीच क्या करेगी, बॉडी के ऊपर रहेगी और आपका ब्लड सक करेगी. तो लीच क्या हो गया, लीच एक पैरासाइट हो गया. अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर डिपेंडेंट है, ओके, और आपसे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हो, वो आपकी बॉडी पे ग्रो कर रहा है. काफ़ी सारे वॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी, टेप वॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो टेप वॉर्म बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं. मतलब आप जो खाना खा रहे हो उस खाने को वो यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए. तो टेप वर्म कौन हो गया, पैरासाइट हो गया. ठीक है, और एक और कैटेगरी जो है दैट इज वी हैव सेप्रोफाइट्स. ठीक है, वी हैव सेप्रोफाइट. तो सेप्रोफाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. दे टेक द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. दोज आर टर्म्ड एज सेप्रोफाइट्स. सो वी हैव herbivores, we have carnivores, we have omnivores, we have parasites and we have saprophytes. ठीक है, तो ये जो पांचों कैटेगरी है ये क्या हो गई, ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी हो गई. क्योंकि यार हर्बीवोर्स है वो भी अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर. कार्निवोर्स भी अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर. ओमनिवोर्स भी अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर एंड प्लांट्स के ऊपर. पैरासाइट्स भी अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर बॉडी में रह के उसके खाने को कंज्यूम करते हैं. और सेप्रोफाइट्स ये भी अपना खाना नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर्बीवोर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं,
दे ईट प्लांट्स, ठीक है. कार्निवोर्स दे ईट एनिमल्स. ओमनिवोर्स ईट प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है. पैरासाइट्स, अच्छा अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर है, ठीक है, और मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, टेपवर्म्स अगर मेरी बॉडी के अंदर है, मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर लीच, या फिर वो जू आपके बाल में जो होती है, आपके बाल के अंदर है, आपकी बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन ले रही है, आपका ब्लड सक कर रही है, लीच आपका ब्लड सक कर रहा है, तो उस केस में आप उस एनिमल के लिए क्या हो जाते हो, आप होस्ट हो जाते हो. बिकॉज आप उसको खाना प्रोवाइड करो, आपको पता भी नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के ऊपर है, आपको पता नहीं है, पर आप उसको क्या कर रहे हो, खाना प्रोवाइड कर रहे हो. तो इन दैट केस यू आर सर्विंग एज द होस्ट, ठीक है. तो अगर होस्ट ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो मैं आप लिखता हूं पैरासाइट्स दे डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक है. तो ये होस्ट में कौन हो सकता है, तो होस्ट में एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, ठीक है. और सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, बैक्टीरियाज. अगर मैं कंज्यूम करूं तो बैक्टीरियाज को आप सेप्रोफाइट्स बोलोगे. तो सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, तो सेप्रोफाइट्स that depend on dead and decaying organisms. सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में बैक्टीरियाज आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो एक जो पूरी कैटेगरी हुई वो किसकी हुई, प्लांट्स की कैटेगरी हुई जो खुद अपना खाना बना सकते हैं. और दूसरी कैटेगरी कौन सा, हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी है. अब हेटेरोट्रॉफिक में देखो आप 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है कि यार जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी एनिमल्स पे डिपेंड है, तीसरी प्लांट्स और एनिमल पे दोनों पे डिपेंड है. पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं और बॉडी के मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं. सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है, या फिर अगर मैं यूनिसेलुलर एनिमल की बात करूं तो दे हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है. सो आई पुट इट एज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन requires different mode of nutrition requires different types of डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स का सिस्टम कुछ अलग होगा, पैरासाइट्स की बात करें उनका कोई सिस्टम कुछ अलग होगा. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. बात आपको दिमाग में डालनी, क्लियर है. नाउ डाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है. मैं डाइजेशन बोल रहा हूं तो डाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लो कि जो खाना अपन कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है. क्या करती है, जो खाना अपन कंज्यूम करते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है सिंपल फूड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है सिंपल फूड को कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना सिंपल फूड में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अब सिंपल फूड में क्यों कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो सिंपल फूड में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो खाने से आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है. तो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए आपका जो खाना है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको आपके सिस्टम कन्वर्ट करती है सिंपल फूड में, फिर उसको पहुंचाती है कहां पे, उसको पहुंचाती है आपके सेल के पास,
इट रीचेस टू दी सेल। काफी सारे सेल अपनी बॉडी में 10⁻14 सेल्स जैसा कहा जाता है, ठीक है। आपके सिंपल फूड जो है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है, आपके सेल के पास पहुंचता है, और आपका सेल इस सिंपल फूड का क्या करता है, यहां पे लिखते हैं, आपका सेल इस सिंपल फूड से एनर्जी निकालता है। क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, ठीक है, एनर्जी। और एनर्जी कौन सी अपन यूज करते हैं, एटीपी, ओके, या फिर आई पुट इट एज द केमिकल एनर्जी कहा जाता है इसे। अपनी बॉडी काम करती है केमिकल एनर्जी पे, ठीक है। तो सेल्स क्या करेंगे, ब्लड से सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं एनर्जी। इस प्रोसेस में एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको याद रखना है, दैट इज ऑक्सीजन। मैंने टर्म यूज किया एरोबिक, एरोबिक दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूज करके क्या करते हैं, सिंपल फूड में से एनर्जी निकालते हैं। तो ये एनर्जी क्यों चाहिए, तो यार आपको पता होना चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज। मैं जो बोल रहा हूं दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी आई हैव। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता, मेरे पास एनर्जी नहीं होती, तो मैं बोल नहीं पाता। सो वेरियस बेसिक एक्टिविटीज, फिर आप बोल सकते हो बायोकेमिकल एक्टिविटीज, और एक और चीज में एनर्जी को यूज किया जाएगा, दैट इज फॉर दी ग्रोथ, ठीक है। आपकी बॉडी में ग्रोथ भी होती है ना, ओके। तो दैट इज द रीजन वी ईट फूड एंड दैट इज द रीजन वी ब्रीथ। आप खाना क्यों खा रहे हो, क्योंकि खाने से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। आप ऑक्सीजन क्यों ब्रीथ कर रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होगा, जो खाना आपने खाया है उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी, तो मिलेगा आपको एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट्स अ केमिकल एनर्जी, और जिसको अपनी बॉडी यूज करती है। आपको ये पता होना चाहिए, एटीपी इज नोन एज दी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। That means if I need to do something, if I need to move, if I need to talk, if I need to perform a biochemical activity, my body should have abundance of ATP. बिना ATP के काम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि डाइजेशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे कन्वर्ट किया जाएगा सिंपल फूड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और इस सिंपल फूड को फिर पहुंचाया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल के पास, ओके। काफी सारे सेल अपने पास, कितने सेल्स है, मैंने अभी बोला 10⁻14 सेल्स। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 10⁻14 सेल्स, मतलब 10 के बाद 14 जीरोस, इतने सारे सेल्स बॉडी के अंदर एसोसिएटेड है। सो ब्लड से जाएगा सेल के पास, सेल क्या परफॉर्म करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करेगा, उस फूड में से निकालेगा एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करेगी बॉडी फॉर बेसिक एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज एंड दी ग्रोथ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फूड, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके डिटेलिंग जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर मैं जब बोलता जा रहा हूं तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द जनरल आइडिया कि आप खाना क्यों खाते हो और आप ऑक्सीजन को क्यों ब्रीथ करते हो, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। आप इमेजिन करो आपने खाना खाया और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, या फिर आपके पास ऑक्सीजन और आपने खाना नहीं खाया तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, आप वीक हो जाओगे। सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो इस पोर्शन की बात करते हैं। सो यार ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप डोमिनोज में जाके आपने पिज्जा खा लिया, आपने वड़ा पाव खा लिया, आपने काफी सारी चीजें खा ली, तो व्हेन यू टॉक अबाउट दोज फूड, दोज आर कॉम्प्लेक्स फूड। उसमें काफी सारी चीजें होती है, मसाले है, उसके अंदर तेल है, फैट है, चीज है। तो बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू योर बॉडी। तो आपको एनर्जी निकालने का काम कौन करता है, सेल करता है। सेल के अंदर कौन करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल होता है विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो मतलब आप जो भी खा रहे हो उसको एट द एंड आपको पहुंचाना पड़ेगा सेल के पास, ओके। तो सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी नहीं निकाल पाता है, दिमाग में बिठा लो। सेल कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फूड को किस में, इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में, इनटू सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप खाते हो
दाल खाई आपने, सो दाल कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, या फिर आपने कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खा लिया, आपने अंडा खा लिया, आपने चिकन खा लिया, तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन में से अगर एनर्जी निकालनी है तो मुझे प्रोटीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल फूड। किसमें? इनटू सिंपल फूड। तो प्रोटीन का जो सिंपल फूड है, सिंपल फॉर्म है, दैट इज नोन एज अमीनो एसिड। क्या कहा जाएगा? अमीनो एसिड, ठीक है। अगर मैं फैट्स कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो फैट्स का जो सिंपल फॉर्म है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम करेगी, दैट इज गोइंग टू बी फैटी एसिड्स। एक और कंपोनेंट है, दैट इज ग्लाइसेरॉल, दैट इज ग्लाइसेरॉल, ठीक है। और दूसरी बात कर, जैसे कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने कंज्यूम किया सुक्रोज, ठीक है, तो सुक्रोज इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, तो उसका जो सिंपल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये सिंपल फॉर्म हो गया। अब इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें से एनर्जी निकलेगी। अगर somebody is consuming लैक्टोज, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, जो दूध होता है, दूध के अंदर जो शुगर होती है उसे कहा जाता है लैक्टोज। तो जब आप लैक्टोज का कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करोगे, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और एक और कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, दैट इज टर्म्ड एज माल्टोज, दैट इज टर्म्ड एज माल्टोज। तो माल्टोज को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं तो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म, ओके, एंड दैट सिंपल फॉर्म इज टर्म्ड एज अमीनो एसिड्स, ठीक है। फैट्स कंज्यूम कर रहा हूं तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। अगर सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज कंज्यूम कर रहा हूं तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो सुक्रोज का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंड माल्टोज का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं यहां पे एक और बात आपको बता देता हूं कि ये जो कैटेगरी मैंने नीचे लिखी है, दिस आर टर्म्ड एज शुगर्स, ठीक है। तो ये जो है शुगर्स कहा जाता है इन्हें, शुगर मतलब शक्कर नहीं, ओके, बिकॉज दिस आर स्वीट इन टेस्ट, इन दे आर टर्म्ड एज शुगर, ठीक है। सो दिस आर टर्म्ड एज, आप इन जनरल में बोल सकते हो यार कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। और ये जो है दिस आर सिंपल शुगर, दिस आर सिंपल शुगर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टर्म देम इन जनरल एज कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। इन जनरल वी कैन टर्म देम एज कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? ठीक है। सो दिस आर कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खाते हो तो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। आप दूध पी रहे हो तो दूध में प्रोटीन है, ओके, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है। आप बटर खा रहे हो तो उसके अंदर फैट है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन काम क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना है किसमें? सिंपल फूड में। और ये पूरे प्रोसेस के लिए आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम किसको यूज करेगी? आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करेगी एंजाइम्स को। किसको यूज करेगी? एंजाइम्स को। आपकी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उसको यूज करना पड़ेगा एंजाइम टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, ठीक है। क्यों सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है? बिकॉज इनसे ही आपके सेल्स एनर्जी निकाल पाएंगे, यहां से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। सो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल एंड देन देयर इज द एनर्जी बीइंग टेकन आउट, ठीक है। क्लियर है? सिंपल एंड इजी। सो नाउ विल मूव अहेड and we'll talk about a simple organism, a unicellular organism, a unicellular organism, omnivore organism, that is amoeba, ठीक है। अमीबा आपको पता है यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड, उसके पास तो काफी सारे सेल्स नहीं है। मैंने तो बोला यार ह्यूमंस के पास, एनिमल्स के पास 10⁻14 है, अमीबा के पास सिंगल सेल है। अब अमीबा खाना कैसे खाता है? हाउ डज अमीबा ईट फूड, ठीक है। अब अमीबा को भी एनर्जी चाहिए ना, एवरी सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म द फंक्शन, तो अमीबा को भी एनर्जी चाहिए। तो अमीबा क्या करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So we'll talk about nutrition in amoeba.
न्यूट्रिशन इन, आपको पता होना चाहिए कि अमीबा के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। सो अमीबा क्या है? सो इट्स अ यूनिसेल्यूलर omnivore organism. It's a unicellular omnivore organism, मतलब वो एनिमल्स पे भी कंज्यूम कर सकता है या फिर प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से अमीबा खाना खाएगा, तो पे अटेंशन टू दिस। सो लेट्स से दिस इज अमीबा, ओके, शेपलेस होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। And let's say there is single cell, there is this food particle available, ठीक है। अब सिंगल सेल तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस से सब कुछ होगा, ओके। मैं अपन ज़्यादा डिटेलिंग की बात नहीं करेंगे, विल ओनली टॉक अबाउट हाउ डज इट ईट द फूड, ठीक है। सो यहाँ पे ये अमीबा है, तो अमीबा को इस खाने को कंज्यूम करना है। तो अमीबा किस तरीके से कंज्यूम करेगा, तो उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो नहीं, हाथ तो है नहीं कि हाथ पकड़ के उसने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमीबा है वो उसके साइटोप्लाज्म को मूव करता है फूड की तरफ, ठीक है। तो जब अमीबा साइटोप्लाज्म को मूव करता है फूड की तरफ, तो जो उसकी मेम्ब्रेन है वो एक्सपांड होती है इस तरीके से, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ओके, स्ट्रक्चर का। ये जो चीज फॉर्म हुई है, ओके, ये अमीबा है, अमीबा ने ये जो फॉर्म किया है साइटोप्लाज्म मूवमेंट की वजह से, ओके, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है इसे? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड पोडिया स्टैंड्स फॉर फुट। तो अमीबा क्या फॉर्म करता है? सूडोपोडिया फॉर्म करता है, दैट इज फॉल्स फुट, क्योंकि ये पाँव नहीं है, इट लुक्स लाइक अ लिम्स, ओके, तो इसलिए आपने क्या नाम दिया है? सूडोपोडिया, ठीक है। ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के थ्रू सूडोपोडिया को बढ़ाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो पूरा जो फूड था वो अंदर आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ओके, ये जो सूडोपोडिया थे ये एक्सटेंड होते जाएंगे, ये एक्सटेंड होते जाएंगे, और ये पूरा फूड अंदर की तरफ आ जाएगा, और फिर ये सूडोपोडिया मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या बना, ये जो चीज बनी है, दिस इज नाउ नोन एज अ फूड वैक्यूल। क्या कहा जाता है इसे? फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो जो खाना था सूडोपोडिया की मदद से अंदर की तरफ आ चुका है, और क्या बन गया? एक फूड वैक्यूल बन गया। अब खाने को क्या किया जाएगा? जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो ये जो स्टेप था, जब अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया, ओके, एंगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इन जनरल कहा जाता है इंजेशन। क्या कहा जाता है? इंजेशन, ठीक है। एक और टर्म आप ले सकते हो, एंडोसाइटोसिस, ओके। इंजेशन बोल सकते हैं या फिर एंडोसाइटोसिस बोल सकते हैं, दैट इज एंगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल बाय द अमीबा इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है, या फिर इंजेशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि यार अमीबा ने फूड पार्टिकल को अंदर एंगल्फ कर लिया, तो वो हो गया इंजेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहां पे अमीबा ने फूड पार्टिकल एंगल्फ किया, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? खाने का डाइजेशन अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ मतलब ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, मतलब डाइजेशन एनिमल की बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इंजेशन, खाने को इंजेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? बट ऑब्वियसली सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? जो खाना कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, खाने को
डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो जो अमीबा था, अमीबा ने जो फूड वैक्यूल बनाया है, उस फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है उस खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा। ओके, काफी सारे एंजाइम्स यहां पे रिलीज किए जाएंगे जो क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो यहां पे अपन लिखते हैं सेकंड स्टेप क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, किसकी मदद से होगा, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ठीक है, मतलब ये जो फूड पार्टिकल था अब इसका ब्रेकडाउन हो गया। ओके, ये डाइजेस्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये सिंपल फूड में। तो मैं छोटे छोटे से डॉट्स दिखा देता हूं। ठीक है, दिस इज सिंपल फूड नाउ। सो इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब क्या करना है, तो डाइजेशन के बाद आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर से जो सिंपल फूड था उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड थर्ड स्टेप, दिस वाज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड फ्रॉम फूड वैक्यूम। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड फ्रॉम द फूड वैक्यूल। एब्जॉर्ब क्यों करना है, क्योंकि एनर्जी बनानी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जितना भी सिंपल फूड था ये आ जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म के पास। तो मैं यहां से रेड डॉट्स हटा देता हूं क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो गया अब। ठीक है, सो वंस इट इज एब्जॉर्ब्ड, अब क्या करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, आपको पता है एनर्जी निकालते हैं। So the process of energy removal from the simple food, that is known as assimilation. That is known as assimilation. तो मैं लिखता हूं assimilation of simple food takes place in cytoplasm. Takes place in the साइटोप्लाज्म। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने में से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिंपल फूड आया था साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म में एसिमिलेशन होगा, उसमें से एनर्जी निकाल ली जाएगी। अब एनर्जी निकालने के बाद जो भी चीज बचेगी, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज वेस्ट। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट मैं रब कर देता हूं। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, सो विल रब इट डाउन। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, पहले देख लेते हैं सेकंड में क्या, फर्स्ट में क्या होता है, इंजेक्शन, खाने को अंदर लिया, किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से। किस चीज का फूड फॉर्मेशन हुआ था, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, दिस इज अ फूड वैक्यूल। फिर क्या करेंगे, जो फूड अंदर आ गया फूड वैक्यूल के, उसको डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, सिंपल जब हो जाएगा फिर अमीबा की बॉडी क्या करेगी, उस सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड फ्रॉम द फूड वैक्यूल। ओके, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, अब उस फूड में से एनर्जी निकाली जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बात हुई थी। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन ऑफ सिंपल फूड टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या आएगा, अब आपने एनर्जी निकाल ली सिंपल फूड में से, अब जो चीज बचेगी दैट इज गोइंग टू बी द वेस्ट। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फिफ्थ स्टेप, सो फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे once energy is released, ठीक है, waste product
has to be excreted out. Waste product has to be excreted out. ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट्स बने थे, अभी चलो अपन ये जो रेड वाले थे इसको ब्लैक में दिखा देते, बिकॉज नाउ दे आर वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इनसे एनर्जी निकल गई, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, सो वंस द एनर्जी इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड, द वेस्ट प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट. ठीक है, तो अब क्या होगा, किस तरीके से एक्सक्रीट करेंगे, तो ये मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा ओपन हो जाएगी या टूट जाएगी, और जितना भी वेस्ट था ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से अमीबा ने क्या कर दिया, एक्सक्रीशन कर दिया. सो वंस द एनर्जी इज रिलीज, वेस्ट प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट. किस तरीके से, सो द वेस्ट प्रोडक्ट reaches membrane and is taken out by membrane. ठीक है, वो मेम्ब्रेन के पास आएगा और मेम्ब्रेन फिर क्या कर देगी, उसको निकाल देगी. ओके, सो ये जो प्रोसेस था दैट इज नोन एज इजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है. Don't get confused with ingestion and egestion. Egestion is removal of waste. Okay? So आप egestion भी बोलते हो. एक और टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, एंडोसाइटोसिस, मतलब आप सेल ने कंज्यूम किया. यहाँ पे आई यूज द टर्म एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस समझ में आ गया. तो जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था आफ्टर द एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस, जो वेस्ट बनेगा, उस वेस्ट को मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गया. सो इजेशन का दूसरा टर्म है एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस को ऐसा कहा जाता है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल, इट इज टर्म्ड एज सेल वॉमिटिंग. इट इज नोन एज सेल वॉमिटिंग. ओके, एंडोसाइटोसिस का मतलब था सेल ईटिंग, दिस इज नोन एज सेल वॉमिटिंग. ठीक है, सो आपने देख लिया किस तरीके से एक सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वो डाइजेशन करता है. तो पहले वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है, फिर क्या करता है, उस चीज का डाइजेशन करता है, फिर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, फिर उसमें से एनर्जी निकालता है, एसिमिलेशन करता है, और फिर जो भी वेस्ट था उसको अपने मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देता है, व्हिच इज टर्म्ड एज इजेशन, या फिर एक्सोसाइटोसिस, दैट इज टर्म्ड एज सेल वॉमिटिंग ऑल्सो. ठीक है, सिंपल एंड इजी. इसी टाइप का एक और ऑर्गेनिज्म है, दैट इज पैरामोशियम. ठीक है, पैरामोशियम की अगर बात करते हैं तो पैरामोशियम इज नॉट शेपलेस, आपको याद रखना, बट इट इज यूनिसेल्युलर, और वो भी इसी तरीके से डाइजेशन करता है. बट यहां पे अमीबा ने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया था. सूडोपोडिया का फॉर्मेशन पैरामेशियम में नहीं होता है. ठीक है, वो खाने को एंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सीलिया. तो ये तो अमीबा की अपन बात कर रहे थे. अगर मैं पैरामेशियम की बात करूं तो पैरामेशियम में भी सेम प्रोसेस है, बट अगर आपको पता ना हो कि पैरामेशियम किस तरीके से दिखता है, तो इस तरीके से उसका शेप होता है, और यहाँ पे पूरा सीलिया होता है. इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज वेल. ठीक है, तो यहां पे सूडोपोडिया इज नॉट फॉर्म्ड. याद रखना है, सूडोपोडिया यहां पे नहीं बनता है. यहां पे फूड को एंगल्फ किसके थ्रू किया जाएगा, कौन सी चीज उसको हेल्प करेगी, तो यहां पे सीलिया हेल्प्स इन टेकिंग फूड. ठीक है, सीलिया हेल्प्स इन टेकिंग फूड. एक और बात आप याद रखिएगा, इट हैज अ डिफाइनेट शेप. इट हैज अ डिफाइनेट शेप, और अ स्पेसिफिक शेप आप बोल सकते हो. क्लियर है, सिंपल एंड इजी.
तो अगर दोनों ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीशियम जो है वो सूडोपोडिया यूज नहीं करता है, वो सीलिया की मदद से खाने को अंदर लेगा। ओके, सीलिया की मूवमेंट की वजह से खाने को अंदर लेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है, हेल्प्स इन टेकिंग फूड एंड दिस ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफाइनेट शेप। ठीक है, सो दो बातें हो गई अपना, अमीबा देख लिया अपन ने और क्या देख लिया, पैरामीशियम देख लिया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैं बोल रहा था कि यार 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो वन इज होलोजोइक, ओके, होलोजोइक में क्या होता है, जैसे अमीबा ने क्या किया, खाने को अंदर लिया फिर डाइजेस्ट किया। पैरामीशियम क्या करेगा, खाने को अंदर लेगा, बॉडी के अंदर लेगा फिर डाइजेस्ट करेगा। अपन भी क्या करते हैं, अपन बॉडी के अंदर खाने को लेते हो डाइजेस्ट करते हैं। सच काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड बॉडी, फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर की तरफ रिलीज हो गए और खाने का ब्रेकडाउन अंदर की तरफ होगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, एग्जांपल्स में आप ह्यूमंस लिख सकते हो, एनिमल्स लिख सकते हो, ठीक है, आप अमीबा लिख सकते हो, पैरामीशियम लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा आई विल पुट इट, सो वी हैव द ह्यूमंस, एनिमल्स, amoeba and paramotion. So the digestion of food takes place inside the body. Okay, so another we have is saprophytic. ठीक है, या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो मैंने बोल दिया, दैट इज द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फीड्स ऑन, वी कैन टेक यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरिया अगर मैं कंज्यूम करता हूं और यहां पे कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ नहीं करेंगे, दे वुड रिलीज द एंजाइम्स, वो एंजाइम्स बाहर रिलीज करेगा अपनी बॉडी से बाहर और फिर कन्वर्ट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में। यहां पे मैंने क्या बोला, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, अपनी अगर बात करते हैं डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, अपने एंजाइम्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। बट बैक्टीरिया के केस में और यीस्ट के केस में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। समझ में आ गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी। डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, नॉट इनसाइड द बॉडी। अब डाइजेशन होने के बाद जब वो फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है फिर बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करता है। ओके, तो मैं अपने डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड व्हेन सिंपल फूड इज फॉर्म्ड बैक्टीरिया कंज्यूम्स इट। बैक्टीरिया क्या करता है, उसे कंज्यूम करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर रिलीज होना और डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के बाहर रिलीज होना। एंजाइम्स सिस्टम ने एंजाइम्स बॉडी के बाहर रिलीज होना। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ये होलोजोइक है, बॉडी के अंदर डाइजेशन है, बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तो उस तरीके से सेप्रोट्रॉफिक में क्या है, डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यार आप कभी कहीं से निकलते हो, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लेट्स से देयर इज अ रोड के पास में कोई डेड डॉग पड़ा हुआ है या कोई वेस्ट पड़ा हुआ है, एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है, तो काफ़ी स्मेल आती है। क्यों स्मेल आती है? क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया फीड करते हैं तो क्या होता है,
एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन खुले में हो रहा, खाने का जो ब्रेक डाउन है, जो भी फूड पार्टिकल है उस वेस्ट के अंदर या फिर वो डेड बॉडी के अंदर, उनका ब्रेक डाउन ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। और जब ओपन एटमॉस्फेयर में कोई फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट होगा तो गैसेस एमिट होगी, अ लॉट ऑफ गैसेस आर गोइंग टू बी एमिटेड, और ये गैसेस फाउल स्मेल देती है, ये गैसेस से गंदी बास आती है। ये सेम प्रोसेस अपनी बॉडी के भी अंदर हो रहा है, बट इट इज इनसाइड अ क्लोज सिस्टम, इसलिए पता नहीं चल रहा है। द सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है। आपका डाइजेशन भी हो रहा है, बैक्टीरिया डाइजेशन बाहर कर रहा है, इसलिए क्या होगा, जब एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो काफी सारी गैसेस एमिट होगी, और जब गैसेस एमिट होगी तो वो एक फाउल स्मेल देगी, एक फाउल ऑर्डर आपको बास आएगी। बट ये सेम प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है, अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए स्मेल नहीं आ रही है, इट इज इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। आप अगर ये स्मेल की अगर मैं बात करता हूं तो यू कैन फील इट व्हेन यू, अगर जब आप व्हाट यू कॉल, जब आप फार्ट करते हो, व्हेन यू फार्ट, तो काफी गंदी स्मेल आती है। जो गंदी स्मेल इज द सेम बिकॉज इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकेज ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। जब आप बर्प करते हो, व्हेन यू बर्प, ओके, तभी भी गंदी स्मेल आती है। वो सब वही गैसेस है जो प्रोड्यूस हुई थी फूड का ब्रेक डाउन करने में। समझ में आ गया? तो जब भी आप कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के पास जाते हो या एक्सक्रीटा के पास जाते हो या वेस्ट के पास जाते हो, आपको स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उस वेस्ट के ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, और बैक्टीरिया जब फीड करते हैं तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो, ओके। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, एंजाइम्स बाहर रिलीज होते हैं, फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है, और जब कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड कन्वर्ट हो रहा होता है तो काफी सारी गैसेस एमिट होती है। तो स्मेल किससे आती है? उस गैसेस से आती है। ये सेम प्रोसेस अपना बॉडी के अंदर होता है, अपनी बॉडी में भी गैसेस एमिट होती है, बट बॉडी के अंदर इसलिए पता नहीं चलता है। आप जब बर्प करते हो, आप जब फार्ट करते हो, तो उस टाइम पे ये गैसेस आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होती है, और जब रिलीज होती है आपको पता है काफी गंदी स्मेल होती है, ठीक है। सो दिस इज सेप्रोट्रॉफिक, दिस इज होलोजोइक, और लास्ट देख लेते हैं पैरासिटिक। मैं रब कर देता हूं। पैरासिटिक में मैंने बोला कि यार ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या है इसमें? सो ऑर्गेनिज्म is attached on the body or attached inside the body. Organism is attached on the body or attached inside the body. Okay, अगर on the body है, this is known as ectoparasite. क्या हो गया? अगर बॉडी के ऊपर अटैच्ड है और बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे कहा जाएगा एक्टोपैरासाइट, और अगर अंदर है बॉडी के तो इट इज टर्म्ड एज एंडोपैरासाइट, ठीक है। बॉडी के अंदर है तो क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी डालूं कि यार एंडोपैरासाइट में कौन है, बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से है, और एक्टोपैरासाइट्स कौन है, तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल देता हूं। टेपवर्म, ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हुकअप हो जाते हैं, और आप जो खाना खाते हो उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है उसके ऊपर ये लोग फीड करते हैं। दूसरा है फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म्स बोल सकते हो, फ्लैटवर्म बोल सकते हो, ठीक है। एक और मैं नाम लिखता हूं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जो बीमारी कॉज करता है, मलेरिया, ओके। तो प्लाज्मोडियम भी आपकी बॉडी के अंदर रह सकता है, तो आपका प्लाज्मोडियम इज एंडोपैरासाइट, आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और आप जो खाना खाओगे उसके ऊपर फीड करेगा, तो आप उसके लिए एक होस्ट हो, यू आर होस्ट टू हिम, ठीक है। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर होते हैं, तो बाहर होते हैं तो अगर मैं देखो तो कौन कौन सी चीजें आपके बाहर होती है, तो देयर कैन बी अ लीच है, लाइस आप बोल सकते हो, जू बोल सकते हो। एनिमल्स की बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स विच आर टर्म्ड एज टिक्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। आपके ब्लड में काफी सारा
सिंपल फूड होगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं। तो लीच है, लाइस है, टिक्स है। एंडोपैरासाइट में टेपफॉर्म है, फ्लैटफॉर्म है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इट कॉजेज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव डिसीज नोन एज मलेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, मैं एक प्लांट का नाम लिखता हूँ जो पैरासिटिक प्लांट है। ओके, कौन सा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट। ओके, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कस्कूटा। कस्कूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, इज अ पैरासिटिक प्लांट, आपको याद रखना है। और इसको हिंदी में कहा जाता है अमर बेल, हिंदी में इट इज नोन एज अमर बेल, इट्स अ क्लाइंबर। अमर मतलब हमेशा ग्रो करता ही रहेगा। ओके, अब कस्कूटा इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, पहले तो उसके पास लीव्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट बाद में क्या होता है, वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन सक करने लगता है, तो उसके खुद के लीव्स डिसअपियर हो जाते हैं। दे अपीयर लाइक येलोइश नूडल्स, जैसे कोई ट्री के ऊपर आपको येलोइश नूडल्स जैसा उगता हुआ दिखेगा। ओके, पतले पतले से नूडल्स। ओके, तो आप समझ जाना ये कौन सा प्लांट है, कस्कूटा है। ओके, तो कस्कूटा को आपको याद रखना है एज अ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो क्या करता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्टोपैरासाइट, क्योंकि प्लांट के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने थोड़े एग्जांपल लिख लिए हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, और मैंने कस्कूटा भी बता दिया। कस्कूटा एक प्लांट है जो क्या है, जिसका हिंदी में कहा जाता है अमर बेल, और वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस या फिर आपको दूसरा एनिमल ले लो तो काफी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, ये कॉम्प्लेक्स एनिमल अलग अलग चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे कार्निवोर्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गए, हर्बीवोर्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गए, वी आर ओमनिवोर्स, लॉट ऑफ पीपल ईट वेज एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, तो अपन हो गए ओमनिवोर्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ओनली वेजिटेरियंस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, तो नाउ अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और उसकी अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ इज 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग। इफ यू टॉक अबाउट अवर ओन एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज 7 to 8 meters long, and along with this canal there are different digestive glands associated with it. Along with the alimentary canal there are different digestive glands also associated. We'll talk about them. ठीक है, सो बोर्ड छोटा है तो मैं डायग्राम छोटा बना रहा हूं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इट इज टर्म्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर, नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ। लेंथ तो काफी ज्यादा है इसकी। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लू में जो दिखाया अपन ने दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। It is overlapping the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा होती है ना, तो इसलिए उसको कॉम्पैक्टली पैक किया जाता है। और यहां पे नीचे ओके, दिस इज द एनस, दिस इज द एनस जिसके थ्रू फूड बॉडी के बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है तो इसलिए मैं ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पीछे से हटा देता हूं। It is also termed as colon. Clear है? So this is the human digestive system. लेबल कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। This portion here is known as mouth. We can also term it as
बकल कैविटी, माउथ भी कहा जाता है, बकल कैविटी भी कहा जाता है. दिस पोर्शन हियर इज नोन एज pharynx. It is the common passage for the food and the air. This portion is known as the food pipe. इसे क्या कहा जाता है? फूड पाइप कहा जाता है. दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो इट इज नोन एज दी esophagus. It is also termed as the esophagus. This is the stomach. आपको याद रखना, स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेबल ऑर्गन. इट इज द मोस्ट स्ट्रेचेबल ऑर्गन आपकी बॉडी का, आप बोल सकते हो. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्रेचेबल ऑर्गन. ठीक है. फिर आते हैं यहां पे वाले पोर्शन में. तो ये जो शेप दिख रहा है आपको, सी जो पीछे ढक गया है, ओके, इट इज नोन एज डियोडेनम. क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज डियोडेनम. फिर जो हाईली फोल्डेड पोर्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज जेजेनम. क्या कहा जाता है? जेजेनम. और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज इलियम. दैट इज नोन एज इलियम. तो जो तीन मैंने नाम लिखे ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? दे आर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. डियोडेनम पहले, स्टमक के बाद डियोडेनम, उसके बाद जिजेनम, उसके बाद इलियम. अभी यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है कि नहीं दिखेगा, बट आप याद रख सकते हो कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं. डियोडेनम जो स्टमक के बाद होता है, फिर सबसे ज्यादा कॉइल्ड जो पोर्शन होता है वो जिजेनम है, और उसके बाद क्या आता है? इलियम. ठीक है. तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर ब्लू वाला पोर्शन चालू हुआ. सो ब्लू वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द कोलोन. क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है. ओके, तो आई सिंपली पुट इट एज कोलोन. कोलोन में एक पोर्शन है ये, दिस इज नोन एज रैक्टम. क्या है ये? रैक्टम. रैक्टम में वेस्ट स्टोर किया जाता है, जो फीकल वेस्ट होता है. टेम्पररी रेक्टम के अंदर एक्सक्रीटा को स्टोर किया जाता है. और ये जो ओपनिंग है, ओके, दिस इज नोन एज एनस. जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज द एनस. ठीक है. सिंपल एंड इजी. क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. सबसे पहले माउथ है. माउथ को वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द बकल कैविटी. फिर आता है फेरिंग्स. तो फेरिंग्स में मैं लिख देता हूं कॉमन passage for air and food. ठीक है. फिर क्या आएगा? फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम है इसोफेगस. फिर आएगा स्टमक विच इज द मोस्ट स्ट्रेचेबल ऑर्गन. बिकॉज ऑफ द स्टमक, बिकॉज वो स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए आप ठूस के खा सकते हो. आप अनलिमिटेड खाने जाते हो तो आप काफी सारा ठूस लेते हो ना. क्यों ठूस पा रहे हो? बिकॉज आपका स्टमक एक्सपांड हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है. अगर स्टमक एक्सपांड नहीं हो सकता तो आप ठूस के नहीं खा पाते. ठीक है. स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. उसमें तीन पोर्शन है, डियोडेनम है, जिजेनम है, इलियम है. और फिर आता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आई पुट इट डाउन. दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. रैक्टम वेस्ट को स्टोर करता है और एनस के थ्रू जो भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर आ जाता है. ठीक है. यहां पे एक चीज मैंने दिखा रखी है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहां पे दिख रहा है. और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे कहा जाता है सीकम. क्या कहा जाता है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज नोन एज द सीकम. ओके. और दैट इज द हाउस ऑफ गुड बैक्टीरियाज. मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, सीकम इज द हाउस ऑफ गुड बैक्टीरियाज. क्यों गुड बोल रहा हूं? बिकॉज ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आपने सुना होगा कि कर्ड कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज कर्ड कंटेन्स अ बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस. कर्ड कंटेन्स अ बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस, and lactobacillus helps in the growth
ऑफ द बैक्टीरियाज विच आर इन द सीकम। जो अच्छे बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जब आपके अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो एनर्जी अच्छे से मिलेगी और आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, बायोकेमिकल एक्टिविटीज कर पाएगी। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, कर्ड को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप लंच में कर्ड ले लो, थोड़ा सा डिनर में लो, बट इट्स गुड, यू शुड हैव कर्ड डेली। ठीक है, बिकॉज कर्ड वुड इंप्रूव योर डाइजेशन। डन। तो ये क्या हो गया, ये मैंने सब नाम लिख दिए। ठीक है, अभी ये तो पूरा सिस्टम हुआ। ये पूरा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है, जो 7 to 8 मीटर लॉन्ग होगा, वहां पे एक एक्शन दिखता है, एक मूवमेंट दिखता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके का मूवमेंट दिखता है जो कंटिन्यूसली अगर होता रहता है पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस के टाइम पे, वो मूवमेंट चलता रहता है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। क्या कहा जाता है, दैट मूवमेंट इज टर्म्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ओके, सो आई रब दिस डाउन नाउ, इसको रब कर देते हैं। Alimentary canal shows peristaltic movement. Alimentary canal shows peristaltic movement. What is this peristaltic movement? This is not controlled by us. This is by the smooth muscles. Okay. The alimentary canal is made up of smooth muscles. आपने 9th standard में पढ़े थे. Okay. आपकी कंट्रोल में नहीं होते smooth muscles. This is involuntary action. आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है, जो पूरी कैनाल है, ओके, पूरी जो कैनाल है, अगर ऐसे देखें तो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जितना भी स्पीड में खाना खाओ, आजकल के टाइम पे अपन क्या करते हैं, काफी स्पीड में खाना खाते हैं। ठीक है, तो काफी स्पीड में आप खाना खाते हैं, सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ड्राई लगता है, तो आप क्या करते हो, पानी पी लेते हो। जैसे आप पानी पीते हो तो पूरा जो खाना होता है वो आगे की तरफ, नीचे की तरफ फ्लश हो जाता है। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था, जो डाइजेशन होना चाहिए था, ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि आपने खाने को फ्लश कर दिया। ठीक है, तो आप भले कितने भी फास्ट खाना कंज्यूम करोगे, आपकी सिस्टम तो खाने को धीरे धीरे ही अंदर लेगी। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बेनिफिट क्या है, इट स्लोज डाउन the entry of food, क्योंकि जब खाना धीरे धीरे अंदर उतरेगा तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से हो सकता है। अगर खाना फास्ट चला गया तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट मतलब खाना पकड़ में आ जाएगा और रिलैक्स मतलब फिर आगे मूव करेगा। ठीक है, सो दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखाने वाला है। वो स्मूथ मसल्स परफॉर्म करते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। उनमें इनवॉलंटरी एक्शन है और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, स्लोज डाउन द एंट्री ऑफ फूड। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, जो पूरी लेबल करी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हर एक पार्ट के अपन बात कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी दी फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है, तो जो माउथ है, या माउथ या फिर अपन बोल सकते हैं बकल कैविटी। तो माउथ और बकल कैविटी में क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि माउथ में क्या है, देयर इज टंग, देयर इज टीथ, and there is a gland, that is salivary gland. ठीक है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाई, मैंने ग्लैंड्स नहीं बनाई है, ग्लैंड्स अपन बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो टंग है, टीथ है एंड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, तीन चीज अवेलेबल है आपके माउथ के अंदर। टीथ की अगर बात करते हैं, सॉरी टंग की अगर बात करते हैं, सो टंग के पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं।
तो टेस्ट बर्ड्स की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, इस तरीके से टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर। यहां पे होता है स्वीट का टेस्ट बर्ड, मतलब ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट को। तो जो आपको मीठा लगेगा, मीठा खाया आपने तो आपको पता चलेगा इट इज स्वीट, तो दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट बर्ड व्हिच आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द टंग। ठीक है, अगर आप कुछ सॉल्टी खाते हो दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय दिस पोर्शन ऑफ द टंग, सॉल्टी। अगर आप कुछ खट्टा खाते हो, सार, सो दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय दिस पोर्शन। और अगर आप कुछ कड़वा खाते हो, सो दिस इज आइडेंटिफाइड बाय दिस पोर्शन ऑफ द टंग। ठीक है, तो टंग में क्या है, सो टंग कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स देख लिया आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बिना टेस्ट बर्ड्स के काम ही नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाने का टेस्ट क्या है, और जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप खाओगे नहीं खाना ठीक से। ठीक है, सो फ्रंट पे स्वीट है, साइड्स में सॉल्टी है, इधर साइड में सार है, और ऊपर पीछे की तरफ क्या है, बिटर है। ठीक है, सो टंग तो एक तो टेस्ट के काम में आ जाएगी, आपको खाने का टेस्ट आ जाएगा। दूसरा क्या काम है, सो दूसरा काम है दैट इज मिक्सिंग ऑफ फूड। ओके, मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स करने का काम करेगा विथ saliva, mixing of food with the saliva, that is going to be done by the tongue. ठीक है, तो एक तो टेस्ट बर्ड्स आ गया, एक तो मिक्सिंग ऑफ फूड आ गया विद सलाइवा। एक और मैं बाद में लिख देता हूं, टंग इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, आप बोल सकते हो। क्लियर है, सो दिस इज टंग। दूसरी क्या चीज है आपके माउथ के अंदर, सो देयर इज टीथ। देयर इज टीथ। ओके, टीथ क्या काम करते हैं, सो टीथ कितने टाइप के, पहले वो देख लेते। सो वी हैव incisors, we have canine, we have molar and we have premolar। ठीक है, 32 टीथ होते हैं। जो डेंटल फॉर्मूला होता है अडल्ट का, अगर टीथ को अपन जॉ को इस पोर्शन में डिवाइड करते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, इस तरीके से होता है। मतलब दो क्या है, दो इंसीजर्स हैं, कैनाइन है, प्रीमोलार है एंड पोलार है। ठीक है, ICPM, ठीक है। तो लास्ट के 3 मोलार्स हो गए, उसके आगे क्या आएगा, प्री मोलार आएगा, फिर कैनाइन्स आएंगे, फिर इंसिसर्स आएगा। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। अगर आप टोटल करोगे दिस इज गोइंग टू बी 32, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ऑन द टॉप, 16 ऑन द डाउन, सो 16 प्लस 16 32 टीथ्स। ठीक है, तो यह पता चल गया टोटल। अगर आपको पूछा जाता है इंसिसर्स कितने, तो 2 2 2 2, दैट इज 8 इंसिसर्स, 4 4 8। कैनाइन्स कितना है, तो 1 2 3 4 कैनाइन्स हुए। ठीक है, सो इंसिसर्स क्या काम करते हैं, तो इंसिसर्स जो काम करते हैं दैट इज कटिंग। आप बोल सकते हो कटिंग ऑफ फूड दैट इज डन बाय इंसिसर्स। कटिंग, कैनाइन इज फॉर टेयरिंग, चीजों को फाड़ना उसके लिए। मोलार्स इज फॉर ग्राइंडिंग, एंड प्रीमोलार भी जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, प्रीमोलार ऊपर आएगा। ठीक है, आप ग्राइंडिंग बोलो या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज क्रशिंग। ठीक है, सो टीथ का काम है कटिंग करना, टेयरिंग करना, ग्राइंडिंग करना, क्रशिंग करना। ओके, तो मैं एक टर्म यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज
मेस्टिकेशन ऑफ फूड. क्या किया जाता है? फूड का मेस्टिकेशन, दैट इज cutting, tearing, grinding, crushing of food, that is termed as mastication of food and it is a very important event. अगर ठीक से mastication नहीं होगा तो आपकी digestive system खाने को ठीक से absorb नहीं कर पाएगी. तो it's a very important event. Copy down the details. फिर क्या होता है? फिर एक और जो चीज प्रेजेंट थी, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर. तो आपको याद रखना है देयर आर 6 सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर मैं बोल सकता हूं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बोल सकते हैं. ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? तो ये प्रोड्यूस करती है एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज. क्या प्रोड्यूस करती है? एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज. और ये क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को किस में? माल्टोज में. इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू माल्टोज. ठीक है. सलाइवरी अमाइलेज जो माउथ में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किस में? माल्टोज में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. फिर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, दैट इज लाइसोजाइम. कौन सी चीज? लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज एक्चुअली अ एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड. क्या है? एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड है. मतलब अगर आपके माउथ में कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा. लाइसोजाइम आपके टीयर्स में भी होता है, आपके आईज के अंदर भी होता है, याद रखना. बिकॉज आईज एक ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी का जो एक्सपोज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम टू द एटमॉस्फेयर. तो काफी ज्यादा बैक्टीरियाज आपके आईज के अंदर एंटर हो सकते हैं. तो वहां पे भी एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है लाइसोजाइम, विच इज एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा. काफी लोगों की आईज क्या होती है? ड्राई होती है. ड्राई क्यों है? बिकॉज वहां पे लाइसोजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. और जब आपकी आईज में लाइसोजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी है? 6 सलाइवरी ग्लैंड है या 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है. काम क्या कर रही है? तो सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कर रही है, जो क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में. और एक और चीज प्रेजेंट है सलाइवा में, दैट इज आई पुट इट एज सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है. एंड सलाइवा कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज अ एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड. ठीक है. तो आपका डाइजेशन जो है माउथ से चालू हो जाता है. स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होना है वो माउथ से ही चालू हो जाएगा. फिर आगे चलते हैं. आगे कौन आता है? फेरिंग्स में मैंने लिखा है इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. इसोफेगस जो है फूड पाइप है जहां पे कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है बट आता है. उसके बाद स्टमक. स्टमक में 3 चीजें प्रोड्यूस होती है. फर्स्ट जो चीज होती है म्यूकस. सेकेंड जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज एसिड, HCl. थर्ड जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज पेप्सिनोजन. ठीक है. तो म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होने वाला है तो आपके स्टमक पे बर्न्स हो सकते हैं. तो स्टमक को बचाने के लिए एसिड से पहले क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस. म्यूकस इज अ स्टिकी फ्लूइड. सो म्यूकस covers the inner lining of stomach. Mucus covers the inner lining of stomach to protect from किससे? HCl से. तो आप बोलोगे सर HCl स्टमक को हार्म कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट भी लिखते हैं अपन. So mucus covers the inner lining of stomach to protect from HCl. HCl का क्या काम है? तो HCl का एक काम ये है, it kills harmful bacteria. ओके, वो बैक्टीरिया को मारेगा. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, it
creates acidic medium. HCl एक एसिड है, तो आपके स्टमक में जब HCl प्रोड्यूस होगा तो आपका स्टमक क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम. और ये एसिडिक मीडियम क्या करेगा, तो ये जो एसिडिक मीडियम है ये पेप्सिनोजन जो प्रोड्यूस हुआ है उस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किस में, इट कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव एंजाइम. ओके, दैट इज पेप्सिन. किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. तो यहां पे मैं लिखता हूं पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वो क्या है, इनएक्टिव है. तो उसको एक्टिव कौन कर रहा है, तो उसको एक्टिव कर रहा है HCl. HCl ने क्या किया, HCl ने जो एसिडिक मीडियम बनाया है उस एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव था वो क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया. और उसने क्या प्रोड्यूस किया, पेप्सिन प्रोड्यूस किया. आई एम सॉरी, पेप्सिनोजन जो प्रोड्यूस हो गया था उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिन. ठीक है, और पेप्सिन किस काम में आता है, तो पेप्सिन काम करता है, यहां पे लिखते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है. ठीक है, तो प्रोटीन को जब डाइजेस्ट किया जाएगा तो जो चीज मिलती है दैट इज, एकदम से आपको अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे बट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलेंगे, दैट इज प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स. प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स. ओके, मतलब प्रोटीन, फिर प्रोटियोज एंड पेप्टोज, और फिर लास्ट में अमीनो एसिड. ठीक है, तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो किस काम में आता है, तो वो काम में आता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, किस में, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि अगर HCl प्रोड्यूस नहीं होता तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव ही रह जाता, तो प्रोटीन का डाइजेशन हो ही नहीं पाता. तो अगर आप दूध पीते हो, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन है, केसिन नाम का प्रोटीन है. ठीक है, तो अगर आपने दूध पिया और आपकी बॉडी में HCl प्रोड्यूस नहीं होता है तो दूध का डाइजेशन नहीं हो पाएगा. या आपने पनीर खाया, पनीर में भी प्रोटीन होता है, तो आपकी बॉडी में पनीर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा. समझ में आ रही बात. तो HCl काफी इंपॉर्टेंट है. जो लोग नॉनवेज फूड खाते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो उस काफी ज्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी को काफी ज्यादा HCl प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा HCl होगा तभी पेप्सिनोजन का कन्वर्जन होगा पेप्सिन में. तो जब आप ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो देयर इज अ चांस कि आपको एसिडिटी हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी ज्यादा HCl प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, अगर आप लोग एक फिक्स टाइम पे खाना खाते हो, जैसे कि आप रोज लेट्स से आपका डिनर करते हो 7:30 या 8 o'clock को, तो आपकी बॉडी को पता है कि यार 7:30 8 o'clock को क्या आने वाला, खाना मिलने वाला है. तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो जाती है. ओके, वो एंजाइम सिक्रीट करना चालू कर देती है. ओके, मतलब उसने पेप्सिनोजन सिक्रीट कर दिया, म्यूकस कर दिया, HCl सिक्रीट कर दिया. बट उस टाइम पे क्या हो, आपने खाना नहीं खाया, आपका जो प्रीफर्ड टाइम था उधर उस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया. तो जब आप आपके प्रीफर्ड टाइम पे खाना नहीं खाते हो, आपकी बॉडी जो थी, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम थी, उसने तो एंजाइम्स रिलीज कर दिया और आपने खाना नहीं खाया, HCl भी रिलीज हो चुका है. तो ये HCl क्या कॉज करेगा आपकी बॉडी में, एसिडिटी कॉज करेगा, क्योंकि खाना तो आया ही नहीं. HCl पड़ा पड़ा आपकी बॉडी में एसिडिटी कॉज करेगा, क्योंकि आपने खाना स्किप कर दिया. ठीक है, क्लियर है. सो अगर एसिडिटी आपको हो गई है तो एसिडिटी से आपको क्योर करना है, तो एक और चीज अपन यूज करते हैं विच इज नोन एज एंटासिड. क्या यूज किया जाता है, एंटासिड. सो एंटासिड इज अ मेडिकेशन. जैसे इनो है, तो इनो आप लोगे तो इनो इट इज एंटासिड. एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिटी को क्योर करते हैं. ठीक है, सो ज्यादा HCl अगर प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, आपके स्टमक की बात होगी. स्टमक में ये चीजें हो रही है, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है. स्टमक के बाद क्या आता है, स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है,
maximum digestion and absorption of food takes place. ठीक है, मतलब डाइजेशन जो है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन जो है वो भी हो जाएगा. मतलब अगर पूछा जाए कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहां से फूड अगर पास कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करना है? एब्जॉर्ब भी करना है. यहां पे पास हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन जो है तो फूड पार्टिकल का हो सकता है जो सरफेस की तरफ है. जो फूड पार्टिकल सरफेस की तरफ है उनका तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बट जो फूड पार्टिकल सरफेस की तरफ नहीं है, सेंटर में, तो उनको तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्ब करना है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना है, फिर जाके आगे का प्रोसेस होगा. ठीक है, तो उस केस में क्या करें? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पैसेज है वो मैं दिखाता हूं, वो इस तरीके से होता है. ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैसेज है. मतलब अब जब फूड पास होगा, सिंपल फूड जो बन गया है उसको देखो कैसे पास होगा. मतलब हर जगह फूड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ही. कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे फूड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में ना आ पाए. तो जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा इंटेस्टाइन के, तो एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो अपन लिखते हैं यहाँ पे टू इंक्रीज surface area for maximum absorption. इंटेस्टाइन के पास क्या चीज प्रेजेंट है? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as villi. Finger-like projections known as villi are found in the small intestine, which increases the surface area for maximum absorption of food. ठीक है, समझ में आया? तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई दिखेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई दिखेगा. तो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम डाइजेशन हो गया, ओके, और फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया. तो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तो एब्जॉर्प्शन विलाई करेगी. एब्जॉर्प्शन विलाई करेगा. तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अमीनो एसिड मिलता है या फिर ग्लूकोज मिलता है या फिर फैटी एसिड्स मिलते हैं, वो सब आपको इंटेस्टाइन में मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा. तो विलाई क्या करता है? विलाई absorbs simple food from small intestine and release it in blood. उसको ब्लड में रिलीज कर देता है. एक तो सरफेस एरिया भी बढ़ा लिया इसने, प्लस एब्जॉर्ब भी कर लिया और उसको ब्लड में रिलीज कर दिया. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब आपको एक और चीज जो याद रखनी है कि यार एंजाइम कौन से यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं. तो यहाँ पे काफी सारे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है. अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ओके, लाइपेज, ओके, दिस आर ऑल प्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ग्लैंड होती है एसोसिएटेड, विच इज नोन एज गॉल ब्लेडर. ओके, उसके बारे में विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो ये हो गया लाइपेज का काम और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम. अब क्या होता है? अब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास डाइजेशन का तो कुछ काम है ही नहीं. तो मैं लिख देता हूं नो डाइजेशन अकर्स. जितना डाइजेशन होना था, जितना एब्जॉर्प्शन होना था, कहां पे हो गया?
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, अगर वाटर है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। विलाई आर प्रेजेंट, याद रखना है, विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने वाला है पानी का, ठीक है। तो यहाँ पे विलाई आ गया, विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब जो भी है एक्सक्रीटा इज प्रेजेंट, आप बोल सकते हो। तो जो एक्सक्रीटा है जो बना है, इट इज नाउ स्टोर्ड इन रेक्टम। और फिर क्या होगा, व्हेन अमाउंट increases, when amount increases, it is released through anus, ठीक है। तो आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे याद रखोगे कि यार नो डाइजेशन अकर्स, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, जो पानी बचा हुआ है ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, विलाई के थ्रू विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रीटा है उस एक्सक्रीटा को स्टोर किया जाएगा रेक्टम में, व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटा इंक्रीजेस इट इज रिलीज थ्रू एनस, ठीक है। एनस में एक स्पिंटर, एक मसल होता है जो कंट्रोल करेगा रिलीज ऑफ वेस्ट, एनल स्पिंटर controls the opening of anus, it controls the opening of anus, ठीक है, समझ में आ गया। सो लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट डील विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो खाली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। दो ग्लैंड्स है यहाँ पे, दैट इज द लिवर, और दूसरी जो ग्लैंड है पेनक्रियाज, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी यहाँ पे बात नहीं करते। ओके, ये दोनों ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, किस तरीके से करेगी वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर है। सो बकल कैविटी, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वेस्ट जो बना, वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और जब प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड through the anus with the help of anal sphincter, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो नाउ अगर यहां पे भी आप देखो, ये जो पूरा ह्यूमन डाइजेशन की भी बात करेगा, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, देयर इज इंजेशन, देयर इज डाइजेशन, देयर इज एब्जॉर्प्शन, देयर इज एसिमिलेशन, एंड देन देयर इज एक्सक्रीशन, सेम प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अभी 3 टर्म में देता हूं, बोलस, काइम एंड काइम, ठीक है। तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो जो फूड का फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा, ओके, जो फूड की कंसिस्टेंसी वो चेंज होती रहेगी, वो अलग होता जाएगा। तो वी हैव टर्म फॉर इट, कि जब माउथ में डाइजेशन होगा, माउथ में जब आपने खाना चबाया, ओके, सलाइवरी एमाइलेज रिलीज हुआ, तो जो भी स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, तो फूड जो माउथ में है उसे कहा जाता है डाइजेशन के बाद माउथ वाला जो फूड है सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म, दैट इज टर्म्ड एज बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। फिर जब बोलस पहुंचता है स्टमक में, तो स्टमक में फर्दर प्रोसेस किया जाता है, पेप्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया जाता है, तो वो जो फूड मटेरियल अवेलेबल है विच इज द सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म, इट इज नोन एज काइम। क्या कहा जाता है,
तो स्टमक में वी हैव अ टर्म फॉर इट, दैट इज काइम। और जब वो काइम पहुंचता है इंटेस्टाइन में तो वहां पे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, तो इट इज नोन एज काइल इन इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बोलस माउथ में कहा जाएगा, काइम स्टमक में कहा जाएगा, और काइल कहां कहा जाएगा, इंटेस्टाइन में कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल इंग्लिश समझ में आया? ओके, नाउ दिस इज द नेम ऑफ द सेमी डाइजेस्टेड फूड। माउथ में जब आपने चबा दिया तो कन्वर्जन हो गया उसका, तो वी टर्म इट एज बोलस, स्टमक में वी टर्म इट एज काइम, और इंटेस्टाइन में वी टर्म इट एज काइम। ठीक है, सो दिस वाज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आई होप आप नोट्स बना रहे हो, अच्छे से नोट्स बनाना। हाफ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लेफ्ट। ग्लैंड्स के बारे में अपन ने बात नहीं करी है, ग्लैंड्स के बारे में विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो मेक द नोट्स, वंस द नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विदाउट द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो विल गेट अ बेटर आइडिया। तो आपको याद रखना है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन्स का, इंटेस्टाइन में सब डाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा, विलाई के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, विलाई सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देंगे, फिर क्या बचेगा, जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ जाएगा, वेस्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाएगा, विलाई की मदद से पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर जो भी वेस्ट बचा जिसके अंदर लेस, कम से कम पानी है, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द रेक्टम, और फिर एनस के थ्रू एनल स्पिंडर क्या करेगा, वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देगा। वी टर्म दैट वेस्ट एज एक्सक्रीटा। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we will move ahead and talk about the further details regarding the topic digestion. ठीक है, चलो बाय बाय।